के पुनर्गठन के समय अर्थात साझेदारों के बीच लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने के समय फर्म के खाते बही में अनेक समायोजनाएं की जाती है, जिसमें एक समायोजना संपत्ति और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के संबंध में की जाती है। जब साझेदारों के बीच लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो रहा हो अर्थात साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो रहा हो, तो उस समय यह आवश्यक हो जाता है कि बैलेंस शीट में दर्शाए गए सभी संपत्तियों और दायित्वों को उनके वास्तविक मूल्य पर लेखा कर लिया जाए। समय के परिवर्तन के साथ यह संभव है कि बैलेंस शीट में दर्शाए गए संपत्तियों और दायित्वों की राशि अधिक भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। जैसे आज से 2 साल पहले कोई मशीनरी मार्केट से 2 लाख रुपया में परचेज किया गया। 2 साल पहले कोई मशीनरी मार्केट से 2 लाख रुपया में परचेज किया गया। बैलेंस शीट में उसे 2 लाख रुपया में दर्शाया गया है। मार्केट में 2 साल के बाद कोई जरूरी नहीं है कि उस संपत्ति का मूल्य 2 लाख ही हो। मार्केट में उस संपत्ति का मूल्य अधिक भी हो सकता है, मार्केट में उस संपत्ति का मूल्य कम भी हो सकता है। अगर 2 साल पहले कोई एसेट्स, कोई मशीनरी टूल्स, जो भी एसेट्स 2 लाख में खरीदे गए हों, बैलेंस शीट में 2 लाख रुपया दर्शाया गया है और मार्केट में उसका वैल्यू अभी 2,50,000 है, तो 50,000 बढ़ गया। खरीदे थे 2 लाख में, अभी मार्केट में उसका वैल्यू हो गया 2,50,000। तो इस दशा में क्या होगा, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो जाएगा। तो संपत्ति के मूल्य में अगर वृद्धि हो गया तो वो लाभ हो गया। 2 लाख में खरीदे थे 2 साल पहले कोई मशीन, अभी मार्केट में उसका वैल्यू 2,50,000 हो गया, तो संपत्ति का मूल्य क्या हो गया, बढ़ गया, 50,000 से बढ़ गया। तो संपत्ति का मूल्य बढ़ गया, तो संपत्ति का मूल्य यदि बढ़ जाएगा तो उस दशा में क्या होगा, हमको लाभ हुआ, क्योंकि अभी हम वो संपत्ति में इसको बेचे तो खरीदे तो बेचे तो 2,50,000 में मिलेगा। अब खरीदे थे 2 साल पहले कितना, 2 लाख। तो संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर क्या होगा, लाभ होगा। इसी तरह कोई जरूरी नहीं है कि बढ़िए जाए। 2 साल पहले वो 2 लाख का था, न्यू टेक्नोलॉजिकल की मशीनरी आ गई जिसके कारण पुरानी टेक्नोलॉजिकल के मूल्य घट गया। अगर मार्केट में उसका वैल्यू 1,50,000 हो जाए, हम खरीदे थे 2 लाख में, अभी 2 साल पहले 2 लाख में खरीदे थे, अभी मार्केट में उसका वैल्यू 1,50,000 हो गया, तो उस दशा में 50,000 का क्या हो गया, हानि होगा। संपत्ति का मूल्य यदि घट गया, जितना में खरीदे थे 2 साल पहले 2 लाख में खरीदे थे, अभी उसका वैल्यू 1,50,000 हो गया, तो 50,000 कमी हो गया। तो संपत्ति के मूल्य में यदि कमी हो जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। बैलेंस शीट में दर्शाई गई दायित्वों की राशि का भुगतान अधिक भी करना पड़ सकता है, कम भी करना पड़ सकता है। मान लें 1 साल पहले बैंक से 1 लाख रुपया कर्जा लिया गया था, तो बैंक लोन 1 लाख रुपया दर्शाए हैं। अभी 10% सपोज दैट इंटरेस्ट रेट के आधार पर अगर बैंक खाते में बैंक लोन देख रहे हैं तो 1,10,000। तो यहां पर फर्म के बैलेंस शीट में 1 लाख दिया गया है, अब बैंक के खाते में बैंक लोन 1,10,000 है, तो यहां पर 10,000 क्या हो गया, दायित्व तो बढ़ गया, कर्जा बढ़ गया। बैलेंस शीट में 1 लाख दर्शाया गया, जबकि हमको बैंक को भुगतान करना 1,10,000, क्योंकि बैंक खाते में बैंक लोन के अतिरिक्त इंटरेस्ट भी इंक्लूड किया गया है। तो उस दशा में यदि दायित्व की राशि में वृद्धि हो गया तो हानि हो गया। कर्जा जो बैलेंस शीट में दर्शाए थे उस कर्जा की राशि यदि अधिक हो गया तो उस दशा में हानि हो गया। इसी तरह यदि दायित्व की राशि में कमी आ जाए, यदि कर्जा मेरा घट जाए, तो कर्जा यदि घट जाएगा तो उस दशा में क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के समय यह आवश्यक हो जाता है कि बैलेंस शीट में दर्शाए गए सभी संपत्तियों और दायित्वों को उनके वास्तविक मूल्य पर लेखा कर लिया जाए। तो संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन एवं दायित्वों के पुनः निर्धारण के लिए एक खाता बनाया जाता है जिसे लाभ हानि समायोजन खाता या पुनर्मूल्यांकन खाता, रीवैल्यूएशन अकाउंट कहा जाता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन
एवं दायित्वों के पुनः निर्धारण से होने वाले लाभ हानि की जानकारी प्राप्त करने के लिए जो खाते बनाए जाते हैं उसे पुनर्मूल्यांकन खाता, रिवैल्यूएशन अकाउंट कहा जाता है। रिवैल्यूएशन संपत्ति और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के इसके लिए मुख्य रूप से संपत्ति और दायित्व में वृद्धि होगी या कमी होगी, इसके लिए हम आपको 4 एंट्री करना होता है। मुख्य रूप से 4 एंट्री करना होता है और उसके बाद पुनर्मूल्यांकन के लाभ हानि को साझेदारों में पुराने अनुपात में बांट करके उनके पूंजी खाते में ट्रांसफर करना पड़ता है। हम लोग ट्रेडिशनल रूल में इटालियन रूल, 3 रूल इटालियन रूल या लुका स्पेसियोली का रूल, 3 रूल हम लोग जाने हैं। एक अमेरिकन रूल है, मॉडर्न रूल, जिसमें 5 रूल है। खाता 5 प्रकार का है: कैपिटल अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, इनकम अकाउंट और एक्सपेंसेज अकाउंट। जैसे कैपिटल के बारे में बताए थे, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। जब कैपिटल की राशि में वृद्धि होती है तो क्रेडिट और कमी होती है तो डेबिट। उसी तरह संपत्ति के लिए एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। हम सभी जानते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाए थे कि सभी संपत्ति का डेबिट बैलेंस होता है। और कर्जा का, लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। संपत्ति का, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है और लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर संपत्ति बढ़ेगा तो उस दशा में डेबिट करेंगे, क्योंकि डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस होता है और हमको बढ़ाना है, प्लस करना है तो डेबिट करेंगे। और अगर संपत्ति में कमी होगी तो उस दशा में क्रेडिट करेंगे। संपत्ति में यदि वृद्धि होगी, क्योंकि डेबिट बैलेंस होता है और बढ़ाना है, तो उस दशा में संपत्ति में वृद्धि होने पर अगर बढ़ेगा, प्लस होगा तो डेबिट, अगर माइनस होगा, घटेगा तो उस दशा में क्रेडिट। तो वहां पर रूल दिया गया, मॉडर्न जो रूल है एसेट्स के लिए है, डेबिट द इंक्रीजेज इन एसेट्स एंड क्रेडिट द डिक्रीजेज इन एसेट्स। इसको याद कर लोगे। संपत्ति में वृद्धि का लेखा नाम और कमी का लेखा जमा। संपत्ति में यदि वृद्धि होगा, अगर बढ़ेगा, प्लस होगा तो उस दशा में डेबिट, क्योंकि डेबिट बैलेंस होता है। और संपत्ति में कमी का लेखा जमा, संपत्ति यदि घटेगा तो उस दशा में क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट बैलेंस होता है तो जब बढ़ेगा तो क्रेडिट और घटेगा तो डेबिट। क्रेडिट बैलेंस होता है, बढ़ाना है तो उस दशा में क्रेडिट और घटाएंगे तो उस दशा में डेबिट होगा। तो लायबिलिटीज के लिए रूल अप्लाई होता है, डेबिट द डिक्रीजेज इन एसेट्स, डेबिट द डिक्रीज होगा, कमी होगा तो डेबिट, एंड क्रेडिट द इंक्रीज इन एसेट्स, अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। दायित्व की राशि में कमी का लेखा नाम और वृद्धि का लेखा जमा। तो यहां संपत्ति और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन का एंट्री करने के लिए यहां पर हमको 2 रूल फॉलो करना होगा। और उसके साथ यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। संपत्ति और दायित्वों में, संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन एवं दायित्वों के पुनः निर्धारण के लिए लाभ हानि की जानकारी प्राप्त करने के लिए जो खाते बनाए जाते हैं उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट या इसे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहा जाता है। अब यहां पर देखें, अगर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होगा तो क्या होगा? लाभ होगा। तो लाभ रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में हानि नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यहां स्पेस कम है, इसके बाद उसमें ऐड कर देंगे। यहां स्पेस हमारे पास कम है, इसलिए हम पूरा यहां पर बता नहीं पा रहे हैं। डेबिट में हानि, क्रेडिट में लाभ। तो संपत्ति का मूल्य में अगर वृद्धि होगा तो क्या होगा? लाभ होगा। तो लाभ जब होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यहां संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि होने पर क्या होगा? लाभ होगा तो यहां रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। संपत्ति के मूल्य में कमी, संपत्ति के मूल्य में कमी हो रहा है, हानि हो रहा है, तो हानि की दशा में डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहां दायित्व की राशि में वृद्धि होगा तो हानि होगा, तो हानि की दशा में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। दायित्व की राशि में कमी होने से लाभ होगा, लाभ की दशा में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। हानि को डेबिट किया जाएगा
और लाभ को क्रेडिट किया जाएगा। अब यहां पर देखो संपत्ति के मूल्य में वृद्धि, यहां पर रूल मेरा क्या है, डेबिट द इंक्रीज इन एसेट्स एंड क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट्स। संपत्ति में वृद्धि का लेखा नाम और संपत्ति में कमी का लेखा जमा। तो संपत्ति यहां पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो संपत्ति में वृद्धि का लेखा क्या होगा, नाम होगा। तो यहां पर एसेट्स का अकाउंट डेबिट हो गया, यहां एसेट्स अकाउंट डेबिट हो गया क्योंकि संपत्ति बढ़ रहा है और संपत्ति में वृद्धि का लेखा नाम। यहां संपत्ति के मूल्य में कमी हो रहा है, तो कमी का, संपत्ति में कमी का लेखा क्या होगा, जमा। तो यहां संपत्ति कम हो रहा है इसलिए संपत्ति का लेखा जमा करें, संपत्ति के मूल्य में कमी का लेखा जमा। इस रूल को अप्लाई करना, इसको याद कर लेना। इसी तरह दायित्व की राशि में वृद्धि हो रहा है, तो यहां देखो दायित्व की राशि में कमी का लेखा नाम, अब वृद्धि का लेखा जमा। तो यहां पर क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, इसीलिए वृद्धि का लेखा क्या होगा, यहां दायित्व का लेखा जो है सो जमा हो गया। इसी तरह दायित्व की राशि में कमी, तो देखो दायित्व की राशि में कमी का लेखा नाम, यहां दायित्व की राशि घट रही है तो दायित्व का लेखा क्या किए हैं, नाम कर लिए। तो संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर संपत्ति में वृद्धि का लेखा क्या होगा, नाम। तो यहां एसेट्स अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। और वृद्धि होने पर क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया। यहां पर ये रूल भी अप्लाई कर रहे हैं और दूसरा रिवैल्यूएशन अकाउंट को भी फॉलो कर रहे हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर हानि होगा तो उस दशा में डेबिट, और लाभ होगा तो उस दशा में क्रेडिट। यहां देखो रिवैल्यूएशन में हानि होगा तो डेबिट और लाभ होगा तो क्रेडिट। यहां बताओ, देखो संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर क्या होगा, लाभ होगा, लाभ होने पर क्रेडिट, लाभ होने पर क्रेडिट। यहां देखो क्रेडिट कर दिया क्योंकि यहां पर लाभ हो रहा है। संपत्ति के मूल्य में कमी, संपत्ति में कमी होने पर क्या होगा, हानि होगा, हानि होगा तो यहां पर हानि होने पर क्या हो गया, यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया। दायित्व की राशि में वृद्धि होने पर क्या होगा, हानि होगा। कर्जा मेरा बढ़ गया, बैलेंस शीट में जो दर्शाए थे उससे कर्जा का अधिक भुगतान करना, हानि हो गया। तो जब दायित्व की राशि में वृद्धि होगा तो हानि होगा, तो उस दशा में रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करें। दायित्व की राशि में कमी होने पर लाभ होगा, यहां दायित्व की राशि में कमी हो रही है, लाभ होगा तो इसको क्रेडिट करेंगे। अच्छा ठीक है, यहां स्पष्ट नहीं था इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बना करके नेक्स्ट वीडियो में हम बता रहे हैं। इस एंट्री को नोट कर लोगे, ये और ये दोनों रूल एसेट्स के लिए ये रूल है और ये लायबिलिटी। इसी रूल के आधार पर संपत्ति में कमी वृद्धि, दायित्व में कमी वृद्धि का एंट्री किया जाता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में रिवैल्यूएशन अकाउंट का डिटेल से बता रहे हैं। पहले इस एंट्री को इसको कॉपी में नोट करो।